हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत और परीक्षण निर्माण के स्टेप्स यानी पद के बारे में जानेंगे। परीक्षण निर्माण के कौन कौन से पद हैं यानी स्टेप्स हैं, चरण हैं। तो सबसे पहले हम परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत के बारे में जान लें। परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शंस। किसी भी प्रकार के परीक्षण से विषय विशेष के सभी उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। यानी किसी भी प्रकार के परीक्षण से जो किस तरीके के कौन सा विषय है जिसका किस तरीके से परीक्षण लिया है, उन सब के लिए अलग ही अलग तरीके होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के परीक्षण से विषय विशेष के सभी उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। परीक्षा का प्रारूप यानी जो परीक्षा का सिंटैक्स है, प्रारूप है, वो अत्यंत व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जब परीक्षा का प्रारूप व्यापक होगा तभी उसका हम सही से मूल्यांकन कर सकते हैं। द्विअर्थी एवं भ्रामक प्रश्नों को परीक्षा में स्थान नहीं देना चाहिए। यानी ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में नहीं देना चाहिए जो द्विअर्थी हों, यानी एक के दो अर्थ निकल रहे हों, और भ्रामक प्रश्न यानी जो भ्रम उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में स्थान नहीं देना चाहिए। और अक्सर आज के समय में कुछ ऐसा ही है, कुछ परीक्षाएं स्टेट लेवल की हैं जिसमें द्विअर्थी और भ्रामक प्रश्नों को परीक्षाओं में दिया जाता है और उन्हें फिर कई वर्षों तक कोर्ट वगैरह में केस इनका चलता रहता है सही साबित कराने के लिए। उसके बावजूद भी उन्हीं विवादित प्रश्नों को दोबारा से परीक्षाओं में दे दिया जाता है। ये क्या है? एक गलत तरीका है। तो परीक्षण निर्माण के ये सिद्धांत हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सिद्धांतों को या इन पदों को ध्यान में रख कर के ही हमें परीक्षण निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जो द्विअर्थी हों, भ्रामक हों, ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या यानी जो टेस्ट आप तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, उसमें प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। यानी प्रथम प्रशासन फर्स्ट ट्राई आउट में प्रश्नों की संख्या परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से, यानी जो प्रथम प्रशासन है फर्स्ट ट्राई आउट में प्रश्नों की संख्या परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से लगभग दुगनी होनी चाहिए। जो वास्तविक प्रश्न है उससे कैसी होनी चाहिए? दोगुनी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न बनाए जाएं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जिनसे छात्रों के ज्ञान की व्यावहारिक क्षमता का, ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जिनसे छात्रों के ज्ञान की व्यावहारिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। यानी छात्रों का प्रैक्टिकली जो पावर है, व्यावहारिक क्षमता है, उसका मूल्यांकन किया जा सके। प्रत्येक प्रश्न स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। प्रश्न में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी प्रश्न में प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके साथ ही साथ उत्तर भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसी स्थिति परीक्षार्थी को दुविधा में डाल सकती है। वो सोचता है कि इसका उत्तर तो प्रश्न में ही दे रखा है, ये नहीं हो सकता। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें प्रश्न का उत्तर भी उसी में सम्मिलित हो, तो इससे परीक्षार्थी क्या है? दुविधा में जाता है। फिर है प्रश्नों की भाषा सरल, सुबोध यानी समझने योग्य, संक्षिप्त, बहुत सटीक और सही शब्द उसमें होने चाहिए जिन्हें आसानी से समझा जा सके और उनका समस्याओं का समाधान किया जा सके। परीक्षा का उचित नामकरण करना चाहिए। यानी जो भी जिस चीज़ की परीक्षा करा रहे हैं उसका क्या है? उचित नामकरण करना चाहिए। और परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश प्रारंभ में ही दिए जाने चाहिए, ना कि परीक्षा शुरू हो जाए उसके बाद निर्देश दिए जाएं, या परीक्षा हो जाए उसके बाद निर्देश दिए जाएं, तो वो क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। तो क्या होना चाहिए? परीक्षा संबंधी जो भी निर्देश हैं वो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही दे देने चाहिए। परीक्षा संबंधी विशिष्ट उदाहरण समझा दिए जाने चाहिए। परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए
पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कहाँ किस जगह परीक्षार्थी को उत्तर देना है वो सब क्या है उस प्रश्न पुस्तिका में स्थान दे देना चाहिए। यह उचित रहेगा यदि एक से प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर रखा जाए, यानी एक जैसे प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर रखना चाहिए। जैसे मान लो हीट चैप्टर के हम 2 प्रश्न रख रहे हैं तो उसको एक ही जगह होने चाहिए, और अगला चैप्टर है किसी और चीज़ का, मान लो दाब है, बल है, किसी भी चीज़ का है, उसका प्रश्नों को हम एक तरफ रखना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने में या समस्या का समाधान करने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। प्रश्नों को उचित क्रमांक पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रश्न नंबर 1 पर कौन सा है, 2 पर कौन सा है, 3 पर कौन सा है, इस तरीके से क्या है हमें प्रश्नों को क्रम निर्धारित कर देना चाहिए। परीक्षा संबंधी विवरण पुस्तिका यानी मैनुअल सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए ताकि वह उसमें कोई त्रुटि ना हो, जिससे वहाँ कोई विवाद उत्पन्न न हो। परीक्षा की विश्वसनीयता एवं वैधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता न हो तो वह परीक्षा का उसका कोई महत्व या औचित्य नहीं है। अब हम क्या परीक्षण निर्माण के पद के बारे में जानेंगे कि परीक्षण को निर्माण करने के कौन कौन से पद हैं। स्टेप्स ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण के मुख्य सोपान हैं, यानी परीक्षण की योजना बनाना यानी प्लानिंग, फिर प्रिपरेशन यानी तैयारी करना, और फिर परीक्षण का अंतिम प्रारूप फाइनल ट्राई आउट, फिर परीक्षण का मूल्यांकन, यानी इसके 4 सोपान हैं, चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले वाले एक के बारे में पढ़ लें कि परीक्षण निर्माण के कौन कौन से पद हैं। परीक्षण की योजना बनाना, सबसे पहले क्या है प्लानिंग। जिस प्रकार जीवन में किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी एक सुनिश्चित योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार परीक्षण निर्माण यानी टेस्ट कंस्ट्रक्शन की वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व भी एक निश्चित योजना की जरूरत होती है। यानी कि परीक्षण निर्माता का सर्वप्रथम कार्य परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, रिव्यू ऑफ existing test, reading other test material or literature, defining the trait, the kind of test यानी achievement of diagnostics, types of item, number of item यानी कितने आइटम हैं, टाइम और समय किसके लिए कितना देना है, स्कोरिंग प्रोसीजर कितने नंबर का कौन सा कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है, टाइप ऑफ आंसर शीट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द टेस्ट, यानी ये सब क्या है परीक्षण निर्माण की योजना है, पद हैं जिनके अनुरूप क्या है हम परीक्षण जो पुस्तिका है प्रश्न पुस्तिका उसको तैयार करते हैं। फिर है तैयारी यानी प्रिपरेशन। परीक्षण की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के बाद ही परीक्षण निर्माता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है। सर्वप्रथम उद्देश्यों और गणित वस्तु के अनुसार वह विभिन्न पदों का अन्य स्रोतों से चयन और स्वयं निर्माण करता है। वह पदों को अपने अनुभवों के आधार पर या उपलब्ध मानकों के आधार पर या अन्य स्रोतों से एकत्रित कर लेता है जो कि परीक्षण की विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके। परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उन्हें इस प्रारंभिक रूप में ही निर्मित कर लिया जाता है। परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उनके पद रूप को निश्चित करने के बाद परीक्षण निर्माता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता तथा गुणों की दृष्टि से अवलोकित करे, जिससे कि उसका यह प्रारंभिक रूप अधिक सुधर सके। परीक्षण पदों को 2-3 विषय विशेषज्ञों के पास यानी एक्सपर्ट्स के पास भेजकर उनके विचार जानने चाहिए व उनके सुझावों के आधार पर संशोधन भी करना चाहिए। परीक्षण के प्रारंभिक रूप में अंतिम रूप की अपेक्षा कर दुगने पद सम्मिलित रहते हैं। इस सोपान के अंतर्गत जिन जिन की पदों की आवश्यकता होती है उन्हें हम जान लेते हैं। विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों यानी टेस्ट आइटम्स को
एकत्रित करना, पदों के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करना, पदों का स्वयं तथा विशेषों की सहायता से अवलोकन और संपादन करना, परीक्षार्थी एवं परीक्षण निर्माता के लिए अलग अलग निर्देश लिखना और अंकन विधि का निश्चय करना कि कौन सा कितने नंबर का है और कितने कब किसके लिए दिया जाए। ये क्या है, अंकन विधि का भी निश्चय कर लेना चाहिए। फिर तीसरा है स्टेप्स परीक्षण निर्माण के, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंतिम प्रारूप यानी फाइनल ट्राई आउट। परीक्षण की योजना एवं उसके प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास होता है कि परीक्षण कितना श्रेष्ठ है, वैध एवं विश्वसनीय है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसके प्रारंभिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे इस जांच के द्वारा कमज़ोर या बेकार पदों के परीक्षण से निकाल दिया जाता है। परीक्षण के अंतिम रूप में पदों की वास्तविकता संख्या इंगित करना, परीक्षार्थी एवं परीक्षक के उत्तरों में रुचि व्यक्त करना और विभिन्न पदों के मध्य अंतर सहसंबंध ज्ञात करना। और फिर है इसके बाद विभिन्न पदों के मध्य अंतर सहसंबंध यानी इंटर आइटम करलेशन ज्ञात करना और समस्त पदों को उपभागों में व्यवस्थित करना। ये जितने भी पद हैं उन सभी के लिए क्या करना, उपभागों में व्यवस्थित करना और अंतिम रूप की वास्तविक समय सीमा ज्ञात करना, अंकन विधि का निश्चय करना। ये सभी क्या हैं, इसके परीक्षण का अंतिम रूप है। यानी प्रस्तुत सोपान के अंतर्गत परीक्षण की जांच 2 भागों में की जाती है। प्रथम जांच यानी प्री ट्राई आउट कहलाती है तथा दूसरी जांच एक्चुअल ट्राई आउट कहलाती है। इसके बाद अब हम प्रथम जांच यानी प्री ट्राई आउट के बारे में जान लें। क्या है, प्रारंभिक जांच के लिए परीक्षण का प्रशासन प्राय मूल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन के 15 या 20 लोगों पर इस उद्देश्य से किया जाता है जिससे परीक्षण की मुख्य कमियों को पाकर दूर किया जा सके। कम लोगों को इसीलिए रखा जाता है। द्वितीय जांच यानी एक्चुअल ट्राई आउट, परीक्षण की वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण आइटम एनालिसिस की तकनीक की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पद विश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। इसके बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं होता। पद विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परीक्षण निर्माता यह निश्चय करता है कि उसे परीक्षण के किन पदों को छोड़ना है या किन पदों को मुख्य उद्देश्य इसके 2 हैं, यानी टू सेलेक्ट गुड आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल टेस्ट, टू रिजेक्ट द इनवैलिड और लेस वैलिड आइटम्स। यानी इस प्रक्रिया की कसौटी के रूप में प्रश्नों की विभेदकारी क्षमता यानी आइटम वैलिडिटी VI तथा प्रश्नों का कठिनाई स्तर यानी आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स की गणना करनी होती है तथा केवल उन्हीं पदों का चयन किया जाता है जो इन दोनों कसौटियों पर सही उतरते हैं। चौथा है इसमें परीक्षण का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किया जाना। परीक्षण का मूल्यांकन 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है, यानी परीक्षा कितनी वैध है, विश्वसनीय है, विवेककारी या वस्तुनिष्ठ है, अर्थात परीक्षण में आदर्श मापन यंत्र की विशेषताएं किस सीमा तक समाहित हैं। और दूसरी किस बात की, परीक्षा देने वालों के उत्तर का स्वरूप कैसा है या विद्यालयों में विषय का शिक्षण किस प्रकार चल रहा है। उत्तम प्रकार के परीक्षण ही यह सूचना विश्वस्त कर दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लें कि 0.8 या इससे अधिक विश्वसनीयता वाला परीक्षण अच्छा परीक्षण माना जाता है। इसी प्रकार परीक्षण की वैधता, वाही वैधता, विषय वस्तु वैधता, विशेषज्ञ वैधता, कारक वैधता तथा पूर्व कथन वैधता आदि विधियों में से किसी एक विधि से ज्ञात की जा सकती है। 0.6 या उससे अधिक वैधता वाला परीक्षण अच्छा माना जाता है। मानकों की दृष्टि से आयु मानक, ग्रेड मानक, शतांशीय मानक तथा T मानक आदि स्थापित किए जाते हैं। यही क्या है, अध्यापक निर्मित जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा निर्माण के पद हैं। धन्यवाद।